आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा भूगोल की है, जिसमें हमारे संजीत उपाध्याय सर पढ़ाने वाले हैं सोलर सिस्टम। तो हम लोग आगे अब चलते हैं संजीत सर के पास। वो आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। संजीत सर हाँ सर। जी, कृपया प्रारंभ किया जाए सर। हाँ हाँ। देखिए, आज का जो क्लास है ज्योग्राफी का, ये पहला क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ज्योग्राफी। जियो दैट मीन्स अर्थ हो गया, ग्राफी मतलब स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी या भूगोल में हम लोग सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं करते। पृथ्वी के साथ साथ इसकी आंतरिक संरचना, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, इन सबको मिला करके हम लोग देखते हैं भूगोल में। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो इसका पैमाना बहुत ही व्यापक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले यूनिवर्स या ब्रह्मांड से कि यूनिवर्स है क्या। एक तरफ इसके हम लोग एक आइडिया उसका ले लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स है क्या? ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित होते हैं। और ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्र आदि सम्मिलित होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे, हम लोग अभी देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों की चर्चा की है। जैसे बहुत सारा आकाशीय पिंड है, उल्का पिंड है, नक्षत्र है, राशि है, धूमकेतु है, उछल तारा है, और फिर सोलर सिस्टम। तो एक एक करके इन सबों की चर्चा करेंगे, ताकि यूनिवर्स के बारे में या सौर मंडल के बारे में स्पष्ट हो सके और आगामी एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो हम लोग आरंभ कर रहे हैं। स्टार्ट हम लोग करते हैं से, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसको देखने की यूनिवर्स बना या ब्रह्मांड बना और इसके लिए कुछ थ्योरी दिए गए। पहले स्टार्ट से हम लोग तारा से चर्चा करते हैं। सिर्फ है क्लास 6 में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो तारा क्या है? तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसको बनने की दो शर्तें होती है। एक है इसे अपना लाइट हो और दूसरा है इसमें हीट हो, अर्थात इसको अपना प्रकाश हो और इसको अपना ताप हो। तो ऐसा खगोलीय पिंड जिसको अपना लाइट और हीट हो, उसे तारा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या है? तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, सन एक तारा है, क्योंकि सन को अपना लाइट भी हो और हमसे सबसे नजदीक वह सन है। याद रखेंगे, सन एक तारों से नजदीक
जबकि मून ही है। ये ध्यान रखेंगे, तारा बनने की जो भी एक ऐसा जिसको अब अपना हीट हो और हीट ये दोनों हो, और में सन एक तारा है, सन एक स्टार है, जबकि मून स्टार नहीं है। अब तारा बना किसका होता है? तो तारा गैस का बना होता है, और तारा बनने के पूर्व यह गैसों का गोला होता है। तारा बनने के पहले यह गैसों का गोला होता है, और यह जो गैस है यह बिखरा हुआ रहता है, अर्थात विरल स्थिति में रहता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये गैसें करीब आने लगती है, गैसों का संकेंद्रण होने लगता है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। तो तारा की जो आरंभ की स्थिति है, आरंभ में यह विरल गैस के रूप में रहता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह जो गैस है यह करीब आने लगता है, गैसों का संकेंद्रण होने लगता है, एक जगह जमाव होने लगता है, और ऐसी स्थिति को हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। और यह निहारिका या नेबुला धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिससे इसमें आग पकड़ लेती है, और अब यह तारा बन जाता है। तो तारा के आरंभ की स्थिति क्या होगी? पहले यह विरल गैस के रूप में रहा, फिर यह निहारिका के रूप में गैस का संकेंद्रण हुआ, और फिर जब इसमें यह गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है, तो इसमें आग पकड़ लेती है, और यह तारा बन जाता है। तारा आगे चल करके जो अगली स्थिति को प्राप्त करता है उसे रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट अर्थात लाल दानव। तारा में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का नाभिकीय संलयन होता है, और इस क्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन है वह हीलियम बनने लगता है। तो हाइड्रोजन गैस के नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तारा में हीलियम बनने लगता है, और यह जो स्थिति है यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि तारे में जो ईंधन है, या जो हाइड्रोजन है या हीलियम है, वह पदार्थ की किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, या यह प्लाज्मा अवस्था में है? यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या होता है कि अब यह जो रेड जायंट है इसका आकार बढ़ने लगता है, जबकि इसके अंदर का जो ईंधन है या जो ऊर्जा है वह धीरे धीरे ईंधन घटने लगता है, लेकिन जो इसका आकार है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो तारे में जब उसका 90% तक ईंधन घट जाता है, तब वह लाल दानव का रूप ले लेता है, और ऐसी स्थिति में इसका आकार जो है वह बढ़ जाता है। तो तारे का जब आकार बढ़ जाता है, या तारे के बाद की जो अगली स्थिति है वह होता है रेड जायंट का या लाल दानव, जिसको हम कहते हैं। अब लाल दानव के बाद यह तारा किस रूप में लेता है? अगर वह तारा छोटा तारा है, छोटा किससे? तो यहां हम तुलना करेंगे सूर्य से। सूर्य के अनुपात में अगर वह छोटा है तो वह अगली स्थिति में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ध्यान रखेंगे, पहले तारा विरल गैस के रूप में था, फिर वह निहारिका या नेबुला के रूप में आया, निहारिका या नेबुला के बाद वह स्टार या तारा बना, और तारा के बाद फिर वह रेड जायंट या लाल दानव बनता है। लाल दानव वाली स्थिति के बाद अगर वह छोटा तारा है, छोटा तारा अर्थात सूर्य से अगर वह छोटा है, तो ऐसे
सूर्य से छोटे तारे में धीरे धीरे जो उसका ईंधन है वह समाप्त होने लगता है। अगर उसका ईंधन 90% तक वह समाप्त हो गया है तो वह रेड जायंट बनेगा, अर्थात लाल दानव बनेगा। और जब उसका ईंधन 95% तक समाप्त हो जाता है तब वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, अर्थात श्वेत वामन का रूप ले लेता है। और श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहा जाता है। एसएससी और सीजीएल के कई सारे एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार किसे कहते हैं, रेड जायंट को, व्हाइट ड्वार्फ को, ब्लैक ड्वार्फ को या सुपरनोवा को। तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन की जो स्थिति होती है तारा की, इसे ही जीवाश्म तारा कहा जाता है। और यह जो श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ है अभी भी यह थोड़ा चमकता है, और जब यह पूरी तरह चमकना बंद कर देता है तब यह काला दानव या ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो तारे की स्थिति फिर से ध्यान रखेंगे। पहले यह विरल गैस के रूप में था, फिर यह निहारिका या नेबुला बना, नेबुला के बाद यह स्टार के रूप में आया, और स्टार के बाद यह रेड जायंट बना। अगर वह रेड जायंट छोटे तारे के रूप में था सूर्य के अनुपात में हम ध्यान रखेंगे, तब वो व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन बनेगा। और फिर इसके बाद जो तारा का लास्ट स्टेज होगा वह होगा ब्लैक ड्वार्फ या काला दानव, और अब यह चमकना बिल्कुल बंद कर देगा। यह हो गई छोटे तारे की स्थिति। अब अगर वह बड़ा तारा हुआ, अगर वह बड़ा तारा हुआ तब वह सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इस सुपरनोवा को अभिनव तारा भी कहा जाता है। लाल दानव या रेड जायंट अगर वह छोटा तारा रहा तब वह व्हाइट ड्वार्फ और उसके बाद वह ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर रेड जायंट या लाल दानव अगर बड़ा रहा तब वह सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इस सुपरनोवा को अभिनव तारा भी कहा जाता है या इसे विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसे विस्फोटक तारा कहा जाता है, रेड जायंट को, व्हाइट ड्वार्फ को, ब्लैक ड्वार्फ को या सुपरनोवा को। तो सुपरनोवा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है या इसी को अभिनव तारा भी कहा जाता है। अब सुपरनोवा बनने के बाद इसमें विस्फोट हो जाता है, इसे विस्फोटक तारा भी बोलते हैं इसीलिए। और विस्फोट होने के बाद अगर वह बड़ा आकार वाला तारा उससे बना तब उसे न्यूट्रॉन तारा कहेंगे, और अगर वह छोटा तारा रहा तो वह पल्सर उसे कहते हैं, और उससे भी अगर वह छोटा रहा तब उसे क्वेसर कहते हैं। और जो चौथा तारा उससे बनता है वह है ब्लैक होल। ये 4 प्रकार का तारा बनता है सुपरनोवा या अभिनव तारा के विस्फोट होने के बाद। सुपरनोवा या विस्फोट होने के बाद तारा 4 प्रकार का बना। सबसे जो बड़ा आकार वाला तारा था वह हो गया न्यूट्रॉन तारा। उससे छोटा तारा जो रहा वह पल्सर कहलाया। पल्सर से जो छोटा रहा वह उसे ब्लैक होल है। अब इन चारों विशेषता, न्यूट्रॉन विस्फोट के बाद सबसे बड़ा तारा रहा। पल्सर और क्वेसर जो है बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमने वाला जो तारा है वो हो गया पल्सर और क्वेसर। और जो ब्लैक होल है वह सबसे छोटा तारा होता है। अब फिर से देखिए तारे की स्थिति क्या बनी। पहले वह विरल गैस के रूप में था, या उसको भी अगर हम लोग हटा देंगे तो नेबुला या निहारिका उससे तारा बना। और फिर जो तारा है वह रेड जायंट या लाल दानव बना। यहाँ तक सामान्य स्थिति रहेगी। नेबुला या निहारिका के बाद स्टार या तारा बना, और तारा के बाद फिर वह रेड जायंट या लाल दानव बना। अब यह रेड जायंट जो है अगर यह छोटा तारा रहा तब यह 2 रूप में लेगा। एक होगा व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ जब अर्थात उसमें 90% तक ईंधन जो है समाप्त हो चुका है। और फिर अगला जो स्टेज है व्हाइट ड्वार्फ के बाद वह है ब्लैक ड्वार्फ। उसमें 95% तक जो ईंधन है वह समाप्त हो चुका रहता है। अब अगर यह लाल दानव या रेड जायंट सूर्य से सुपरनोवा का रूप लेता है, और सुपरनोवा वाली स्थिति में यह अभिनव तारे के रूप में उसमें विस्फोट हो जाता है।
और अभिनव तारा के रूप में विस्फोट होने के बाद यह 4 नए तारे का निर्माण करता है। पहला जो तारा बना वह हो गया न्यूट्रॉन तारा, अर्थात विस्फोट के बाद बनने वाला सबसे बड़ा तारा। न्यूट्रॉन तारा के बाद हो गया पल्सर, यह न्यूट्रॉन तारा से छोटा रहा। न्यूट्रॉन तारा से जो छोटा रहा वो पल्सर कहलाया। पल्सर से जो छोटा हो गया उसको क्वेसर बोलते हैं। और पल्सर और क्वेसर जो है बहुत तेजी से घूमने वाला तारा है। और सबसे जो छोटा तारा होता है उसे ब्लैक होल कहा जाता है, जो सबसे छोटा तारा है। यह भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे जो छोटा तारा होता है वो कौन सा तारा कहलाता है या कौन सा तारा है, तो वह है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल तारा क्या होता है, यह बहुत तेजी से सिकुड़ने लगता है, लेकिन इसका घनत्व जो है, जो डेंसिटी है, वह सबसे ज्यादा होता है, जबकि आकार में सबसे छोटा होता है। ब्लैक होल आकार में सबसे छोटा, लेकिन इसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वह सबसे ज्यादा होता है। और अपने घनत्व के कारण यह प्रकाश को भी अपने से पार नहीं होने देता है। अर्थात जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा वह इसको अपने में ऑब्जर्व कर लेगा। और माना जाता है कि भविष्य में अगर पृथ्वी नष्ट होगी तो वह ब्लैक होल के कारण ही होगी। अगर वह नजदीक आ जाएगा पूरे पृथ्वी को यह अपने में समाहित कर लेगा, पूरी पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। और यह हो सकता है ब्लैक होल के कारण। अब हम लोग भी चर्चा किए सूर्य से छोटा तारा और बड़ा तारा के रूप में। तो बड़ा तारा था सूर्य से वह कम से कम 1.5 गुना बड़ा हो। सूर्य से जो 1.5 गुना बड़ा तारा होगा वह सुपरनोवा बनेगा, और सूर्य से जो 1.5 गुना छोटा तारा होगा वह व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और यह जो 1.5 गुना, ये जो निश्चित किए, इसको करने वाले जो खगोलवेत्ता थे वह थे चंद्रशेखर। तो इसलिए सूर्य से जो 1.5 गुना द्रव्यमान है इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है कि सूर्य से जो 1.5 गुना द्रव्यमान है उसे क्या कहा गया है, या सूर्य से 1.5 गुना कम द्रव्यमान को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या हो गया, सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा या कम द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य से जो 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला तारा होगा वह सुपरनोवा बनेगा, और सुपरनोवा तारा विस्फोट के बाद वह 4 नए तारे के रूप में आएगा। पहला होगा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा है पल्सर, तीसरा है क्वेसर, और चौथा हो गया ब्लैक होल। और जो छोटा तारा होगा रेड जायंट से वह व्हाइट ड्वार्फ, और उसके बाद फिर ब्लैक ड्वार्फ के रूप में आएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो वह सबसे ज्यादा घनत्व वाला तारा कौन सा है, या सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला तारा कौन सा हुआ, यह हो गया ब्लैक होल। सबसे ज्यादा तेजी से घूमने वाला तारा, यह हो गया पल्सर तथा क्वेसर। किस तारे पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह हो गया न्यूट्रॉन तारा। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, यह हो गया सुपरनोवा या अभिनव तारा। जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार किसे बोलते हैं, यह हो गया व्हाइट ड्वार्फ। तारे का आकार कब बड़ा हो जाता है, वो में आता है तारे में जो ईंधन है, इसका आंसर हो जाएगा वह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारा बनने पहले क्या था, वह निहारिका या नेबुला था। तारे में ईंधन क्या है, तो हीलियम का रूप लेता है, और यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो तारा बनने की शर्त क्या है कि जिसे अपना लाइट और हीट नहीं चमकने वाला तारा वो ब्लैक ड्वार्फ और गया ब्लैक होल। यह सारा क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर लो। ज्यादा
घनत्व, यह हो गया ब्लैक होल। सबसे ज्यादा तेजी से घूमने वाला तारा, यह हो गया पल्सर एवं क्वेसर। किस तारे पर कोई चार्ज, न्यूट्रॉन तारे पर। तारा या सुपरनोवा, विस्फोटक तारा किसे कहा गया? तो सुपरनोवा या अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा गया। जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार किसे कहा गया? यह था व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन। तारे का आकार कब बड़ा हो जाता है? जब वह रेड जायंट या लाल दानव का रूप लेता है। तारे में जो ईंधन वह किस अवस्था में होती? तो वह होती है प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था में। तारा बनने से पहले क्या था? तो तारा बनने से पहले वह नेबुला या निहारिका था। तारा में जो ईंधन है वह किस रूप में है? तो तारा में जो ईंधन है वह हाइड्रोजन गैस के रूप में है, जो हीलियम बनता है, और वह प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन की। तारा बनने की शर्त क्या है? तो उसको अपना लाइट और हीट रहे। और नहीं चमकने वाला तारा, यह दो तारा है, एक है ब्लैक ड्वार्फ और दूसरा है ब्लैक होल। ब्लैक होल और ब्लैक ड्वार्फ जो है वह नहीं चमकने वाला तारा है, या यह कहते हैं हम लोग अंतरिक्ष में यह कूड़ा करकट के समान हो जाता है, ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? तो सूर्य से 1.5 गुना द्रव्यमान को, चाहे वह कम हो चाहे वह ज्यादा हो, इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये जो स्टार या जो तारा है, इसका जो कलर है वह किस पर निर्भर करता है? यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो यह है पृष्ठ तापमान पर। तारा का जो कलर है वह पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है, या वह उस पर निर्भर करता है। तो तापमान के आधार पर जो तारे का कलर या रंग होता है, यह 3 तरह का होता है। एक है रेड, दूसरा है व्हाइट और तीसरा है ब्लू। अर्थात जो तारा है यह 3 कलर का होता है, लाल, श्वेत और नीला। रेड, व्हाइट और ब्लू। अगर तारे में टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहेगा तो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर मीडियम में रहे तो कलर, और जब तारे का टेम्परेचर हाकेगा तब वह ब्लू कलर में रहेगा। टेम्परेचर के आधार पर तीसरा है, इसका कलर का हुआ टेम्परेचर किस कलर रहा, टेम्परेचर या व्हाइट कलर रहा, और टेम्परेचर वाली स्थिति में यह कलर का रहा। तो तारा से इतना क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग देख लेंगे प्रश्न छूटने की स्थिति नहीं, और एक भी प्रश्न इससे मिस नहीं होगा। अब तारा के लोग चर्चा करें तो वह आकाश गंगा या गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी कहते किसको है? गैलेक्सी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ था, जो तारा निर्माण की शुरुआत का गैसीय है। इसी को कहते हैं
आकार तारा एक है, और उसमें जो तारा की संख्या है वह टू दी पावर 11, 10 टू दी पावर 11, 100 अरब तारे, तारों की संख्या हो गई इसमें। 100 अरब तारे हो गए आकाशगंगा या गैलेक्सी में। और जो हमारी गैलेक्सी है, अर्थात जो हमारी आकाशगंगा है, हम है, ऐसे हम लोग मुमकिनी भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम हो गया मिल्की वे या मंदाकिनी। और कल या परसों के क्विज में क्वेश्चन भी था, इसकी मंदाकिनी का चक्कर लगाती है 25 करोड़ साल में। हमारा जो सौरमंडल है यह मिल्की वे नामक गैलेक्सी में है, अर्थात मंदाकिनी में है। मिल्की वे नामक गैलेक्सी है हमारा, और सूर्य इस मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाती है, जिसको चक्कर लगाने में समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तो 25 करोड़ वर्ष को देख करके हमें ऐसा लगता है कि इसकी जो गति है सूर्य की चक्कर लगाने की, या जो इसकी स्पीड है, बहुत कम या बहुत स्लो होगी। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। सूर्य की चक्कर लगाने की जो स्पीड है वह है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में यह जो सूर्य है वह 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस स्पीड से चलने के बाद भी सूर्य को गैलेक्सी का चक्कर लगभग 25 कर देता है। और जो हमारा जो सूर्य है, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे नामक आकाशगंगा का पार्ट है। अर्थात हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारा गैलेक्सी, उसका नाम है मिल्की वे, ऐसे हम मंदाकिनी कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष जो है इसको कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। अर्थात एक कॉस्मिक ईयर में कितना समय लगा, कितने समय का एक कॉस्मिक ईयर होता है, तो यह पूरे 25 करोड़ वर्ष का होता है एक कॉस्मिक ईयर। अगर हम लोग सोलर ईयर की बात करें, सौर वर्ष की बात करें, तो हमारा जो सौर वर्ष है, जो सोलर ईयर है, यह 365 दिन का होता है। अर्थात हमारा सोलर ईयर 365 दिन का हुआ, और एक कॉस्मिक ईयर हो गया 25 करोड़ वर्ष का। कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष का। और ये कॉस्मिक ईयर क्या हुआ, तो सूर्य के द्वारा मिल्की वे नामक जो हमारा गैलेक्सी है, इसका एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय। और यह समय कितना लगता है, तो यह समय है 25 करोड़ वर्ष। पूरे 25 करोड़ वर्ष को हम कॉस्मिक ईयर कहेंगे। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सोलर ईयर या सौर वर्ष कहलाता है, जो 365 दिन का होता है। अब जब इसको यूनिवर्स को हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो तीन तीन आकाशगंगा को मिला करना किया जाता, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी भी बोलते हैं। अगर यह प्रश्न पूछा कि हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा का क्या नाम, तो यह हो गया मिल्की वे या मंदाकिनी वे या मंदाकिनी हमारा हो गया। और गैलेक्सी मिल्की है, उसका नाम एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारे का गैलेक्सी।
और हमारी गैलेक्सी, तो हमारे गैलेक्सी नाम है यही फिर आगे हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद। सर के साइड नेटवर्क बहुत स्लो है, जिस वजह से कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की कक्षा सर ने यहीं पे तत्काल समाप्त की है। हम लोग अगली कक्षा में सर के साथ फिर से मुखातिब होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चलिए फिर, धन्यवाद।